हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कानून के स्रोत के रूप में विधान यानी लेजिस्लेशन। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है लेजिस्लेशन? पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए, विधान की अवधारणा कानून बनाने की प्रक्रिया से ली गई है। लेजिस का शाब्दिक अर्थ है कानून और लेटिम का अर्थ है बनाना, इसीलिए विधान शब्द का अर्थ है कानून बनाना। इस प्रकार सालमन के अकॉर्डिंग विधान को एक सक्षम और उचित प्राधिकारी द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है। ऑस्टिन ने भी विधान को संप्रभु प्राधिकरण द्वारा कानून बनाने के रूप में परिभाषित किया है, जिसका समाज के हर हिस्से को पालन करना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया को एक सख्त अवधारणा माना जाता है, क्योंकि कानून बनाने के काम के लिए केवल एक निकाय को ही अधिकार दिया जाता है और किसी भी तरह के बदलाव करने की गुंजाइश भी नगण्य यानी ना के बराबर होती है। विधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष विधान स्पष्ट रूप से कानून बनाने की घोषणा करता है। अप्रत्यक्ष विधान किसी लेन देन के दौरान कानून बनाना है, सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए विधानमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अधिनियमित करना, जबकि कानून का शासन बनाना अप्रत्यक्ष विधान है। आगे हम बात करते हैं कानून के प्रकार। किसी भी कानून का निर्माण नागरिकों के कल्याण तथा उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सर्वोच्च विधान, यह विधान राज्य के मुखिया द्वारा अपनाया जाता है ताकि राज्य का कोई अन्य प्राधिकारी इस पर नियंत्रण या जांच न कर सके। इस प्रकार के शक्तिशाली और अतुलनीय विधान को सर्वोच्च विधान कहा जाता है। इसकी क्षमता पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं है। हमारी भारतीय संसद हमेशा से इतनी महान रही है कि भले ही विभिन्न संवैधानिक परिवर्तन हुए हों, लेकिन यह राज्य के अधीन किसी भी प्रशासनिक प्राधिकारी यानी किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण के अधीन नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र को राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निरस्त, रद्द या बाधित नहीं किया जा सकता। दूसरा है अधीनस्थ विधान। यह विधान राज्य के सर्वोच्च अंग के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विधान है। सर्वोच्च प्राधिकरण कुछ शक्तियां निर्धारित करता है जिसके तहत यह विधान कार्य करता है। इसलिए इस विधान की वास्तविकता, वैधता और तर्क संगतता राज्य के सर्वोच्च विशेषज्ञ के अधीन है। सर्वोच्च विधान के विपरीत इसे सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधीनस्थ विधान संसद के नियंत्रण के अधीन है। इसे आगे 5 प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें औपनिवेशिक विधान, जो राष्ट्र किसी अन्य राज्य के नियंत्रण में है, उनके पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उपनिवेशों, ट्रस्ट क्षेत्रों, डोमेन आदि द्वारा बनाए गए कानून राज्य के सर्वोच्च विधान के अधीन है। इसलिए औपनिवेशिक विधान को अधीनस्थ विधान माना जाता है। कार्यकारी विधान, जब विधायी शक्तियां किसी अधिकारी द्वारा कार्यकारी को सौंपी जाती हैं तो उसे कार्यकारी विधान कहा जाता है। अधीनस्थ शक्तियों के आधार पर कार्यकारी विधान केवल कानून को लागू कर सकता है और संगठन को आगे बढ़ा सकता है। न्यायिक विधान, यह न्यायिक प्रणाली को दी गई शक्तियों को संदर्भित करता है, जिसके तहत न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपने स्वयं के कानून बनाए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। इसमें राज्य की न्यायिक प्रणाली में सरकार के किसी भी अधिकारी का हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस नहीं होता है। नगर निगम विधान, नगर निगम बोर्ड और जिला परिषद जैसे नगर निकायों को पड़ोस से संबंधित मामलों के लिए उपनियम बनाने का अधिकार है। पड़ोस के निकाय उपनियम बनाते हैं जो केवल व्यक्तिगत क्षेत्रों के अंदर ही काम करते हैं। पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। स्वायत्त विधान, स्वायत्त कानून स्रोत सत्ता द्वारा सशक्त लोगों द्वारा बनाया जाता है, जो मुद्दों को प्रशासित करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस निकाय को स्वशासी निकाय कहा जाता है। उदाहरण के लिए रेलवे, कॉलेज एक्सेट्रा। आगे हम बात करते हैं कानून के स्रोत के रूप में विधान के क्या एडवांटेजेस हैं, यानी क्या लाभ हैं। प्रभावशीलता, विधान विधायिका और कानूनी कार्यपालिका के बीच कानून के तत्वों को अलग करता है। दूसरा, घोषणा पत्र, यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण से पहले भी कानून के सिद्धांत को जाना जाएगा। निर्देशात्मक शक्ति, पुराने कानून में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका नियंत्रण अन्य स्रोतों द्वारा नहीं किया जा सकता।
रूप में बेजोड़। यह संरचना में श्रेष्ठ, संक्षिप्त, स्पष्ट, प्रभावी रूप से उपलब्ध और आसानी से समझने योग्य है। तो ये इसके लाभ थे। अब हम बात करते हैं कानून के स्रोत के रूप में विधान के दोष क्या हैं। ठीक है, कानून के किसी भी स्रोत का पूरी तरह से सही होना असंभव है, जिसमें कोई खामियां न हो। इसीलिए कानून के मामले में निम्नलिखित कमियां हैं। क्या कमियां हैं? देखिए, अडिग प्रकृति। पूर्ववर्ती कानूनों के विपरीत कानून लचीले और अनुकूलनीय नहीं है। शब्दों को अत्यधिक महत्व देना। कानून के सोर्स के रूप में विधान शब्दों को बहुत महत्व देता है, इसलिए यदि कोई शब्द दोषपूर्ण है तो पूरे कानून को प्रभावी रूप से बदलने की आवश्यकता है। ठीक, अब हम इसका कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इस प्रकार देखिए, विधान को कानून का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्रोत माना जा सकता है। यह संप्रभु द्वारा समाज को बड़े पैमाने पर पेश किया गया एक संहिताबद्ध कानून है। आजकल इस स्थिति में कानून के एक आधिकारिक स्रोत के रूप में मानना एक आवश्यकता बन गई है। कुछ खामियों के बावजूद कानून को अभी भी कानून का एक आवश्यक स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें आने वाली कठिनाई कानून के अन्य स्रोतों जैसे कि प्रथा, मिसाल आदि की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है। तो इसी वीडियो में इतना ही।